दोस्तों, गर्मियां ना सिर्फ पसीना छुड़ाती हैं बल्कि सीने में भी एक अजीब सी घबराहट पैदा करती हैं। कभी आपने सोचा है कि जो हार्ट हमारा हमेशा ब्लड पंप करके हमारे जीवन को इतना आसान बनाता है, अगर वो हार्ट हेल्दी ना रहे तो क्या होगा? नमस्कार, मेरा नाम है वर्षा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो क्या करें क्या ना करें में। दोस्तों, गर्मियों में भी अपने हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट से हमारी बॉडी की बहुत सी ऐसी सिस्टम है वो कनेक्टेड होती है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर हार्ट हेल्दी ना हो तो वो बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अपने हार्ट को आप हेल्दी कैसे रख सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। यस डॉक्टर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट इश्यूज। हार्ट को हम कैसे और हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा आपसे यही सवाल है कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2022 में सिर्फ 12.5% जो है वो इंक्रीज रेट हार्ट की डेथ की वजह से देखने को मिला है। राइट। तो और अगर हम ग्लोबली बात करें तो जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं उनको डेथ का और कॉम्प्लिकेशंस का एक मेन कारण बताया गया है। तो आपके हिसाब से ये हार्ट इश्यूज हैं जो हार्ट की वजह से जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, राइट। उसका मेन कारण क्या है, क्यों इतना ये बढ़ रहे हैं और इनको कैसे ये होता कैसे है? नहीं, बहुत ही मतलब आज का टॉपिक वैसे मेरे भी हार्ट के नज़दीक है और हम हमेशा हिंदी मूवीज़ में देखते हैं। काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स होते हैं वो दिल पे होते हैं। और मैंने दिल तुझको दिया तेरा दिल मैंने लिया। सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? मतलब वैसे देखा जाए तो किडनी भी इंपॉर्टेंट है, लीवर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किडनी पे एक भी सॉन्ग आपने अभी तक सुना नहीं होगा। तो मतलब ये हार्ट कैसे कि हार्ट अगर चलता है तो ज़िंदगी चलती है, ऐसे बोला जाता है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपने जो बात किया अभी कि क्यों इतना बढ़ गया, तो फर्स्ट जो रीज़न है, अभी जो पेंडेमिक हुआ था कोरोना में, तो काफ़ी सारे लोग घर पे ही बैठे थे और घर पे बैठ के वो बस बैठे नहीं थे, वो बैठ के खाना भी बहुत खा रहे थे। एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो गई और किसी का हार्ट की पंपिंग अच्छे होने के लिए या फिर जो हमारा सर्कुलेशन है वो अच्छा होने के लिए एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी एक्टिविटी रुक जाती है, मेरा ब्लड जो है स्टैग्नेंट हो जाता है और उसमें अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहा हूँ, जंक फूड खा रहा हूँ, एक जगह पे बैठ रहा हूँ, तो वो स्टैग्नेंसी जो आ जाती है उसके वजह से हार्ट की समस्या जो बढ़ती है। खून गाढ़ा होने के कारण हार्ट का प्रेशर बढ़ता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या लगता है, मैं अगर घर पे हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ और मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, विटामिन डी जो मिलना चाहिए बाहर जाने के बाद, धूप में जो बैठना चाहिए वो भी नहीं हो रहा था, पूरी तरह से जो एक्सरसाइज होने वाला था वो भी नहीं हो रहा था। तो उसके वजह से ये जो रेट है वो इस पैंडेमिक के वजह से बढ़ गया, ऐसे हम एक बोल सकते हैं। और ओवरऑल जब हम देखेंगे, जब हम स्टैटिस्टिक्स की आप बात करते हो, तो अभी जो लाइफस्टाइल में जो बदलाव आया है लास्ट 50 साल में, 60 साल में, उसको थोड़ा अनदेखा हो गया और लोगों को क्या लगता है कि मैं अगर मेरे पास पैसा है तो मैं हेल्थ को खरीद सकता हूँ। वैसे नहीं, आपको हेल्दी रहने के लिए आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो इनएक्टिविटी, लैक ऑफ इनएक्टिविटी एंड ज़्यादा जंक फूड का खाना और बैठ के ज़्यादा काम करना, उसके वजह से मुझे लगता है हार्ट का जो स्टैटिस्टिक्स है वो बढ़ गया है। स्ट्रेस भी इसका एक कारण है। कहने का मतलब है एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस ज्यादा लेना, ये कुछ कारणों में से एक है। हो सकता है। तो डॉक्टर, अगर किसी व्यक्ति का हार्ट ठीक नहीं है तो उसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे उस व्यक्ति को पता चले कि उनके हार्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है? ये बहुत ही अच्छा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये साइलेंट होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द हाइपरटेंशन पेशेंट्स असिम्टोमेटिक होते हैं और यंग एज में तो उसका रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे हार्ट का कुछ तकलीफ है। कभी कभी एक्सीडेंटली वो हेल्थ चेकअप होता है, कंपनी का कुछ उनका चेकअप होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का डिटेक्ट हो जाता है, या फिर किसी अपने भाई बहन के साथ या फिर अपने फ्रेंड के साथ हो जाते हैं, चल भाई तेरा भी करते उस टाइम। सो मोस्ट ऑफ द टाइम 50% तो असिम्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन जो कॉमन सिम्टम होता है मॉर्निंग हेडेक, मतलब सुबह उठने के बाद, रात को आप अच्छी तरह से आपकी नींद हो गई है, फिर भी उठने के बाद अगर आपका हेडेक होता है, सर भारी लगता है, तो वो एक उसका तकलीफ हो सकता है। अगर काफ़ी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और मुझे हार्ट का कुछ तकलीफ है तो सांस फूलना, और सबसे और एक सिम्टम आपको
देखना है कि खाना खाते वक्त नॉर्मली जब नॉर्मल व्यक्ति होता है खाना खाते उसको पसीना नहीं निकलता, हार्ट पेशेंट्स में थोड़ा पसीना ज़्यादा आता है, उसको यूरिन को जाने की जो अभी जो जैसे गर्मी का सीज़न है तो उसको यूरिन की जाने की और ज़्यादा रहती है, तो सांस फूलना, कभी कभी सुबह आप देखते हो तो या फिर कभी ज़्यादा टाइम आप एक जगह पे बैठते हो तो पैरों पे सूजन आना या फिर चेहरे पे भी सूजन रहना, ये भी कुछ हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। ओके डॉक्टर, जैसे अगर किसी व्यक्ति का हार्ट ठीक नहीं है तो सिर्फ क्या हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से और भी कोई डिसीज को वो संकेत दे सकते हैं क्या? उसकी वजह से और भी कोई बीमारी हो सकती है? इसका मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये दो टाइप का होता है। हार्ट के टेंशन को हमें कॉमनली ब्लड प्रेशर बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक परिभाषा में जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन एक होता है प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन, उसका 90% जो रीजन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हार्ट के रिलेटेड होता है, हार्ट के सर्कुलेशन के रिलेटेड होता है, आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर बढ़ता है उसके वजह से होता है। एंड 10% दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी हाइपरटेंशन, मतलब दूसरे किसी कारण से, कभी किसी को थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होता है उसके वजह से बढ़ता है, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसमें बढ़ सकता है, या फिर कोई दवा की वजह से भी, कोई अगर वो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स ले रहे हैं तो उसके वजह से हो सकता है, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन एडिक्शन उसके वजह से भी कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर या फिर ऐसी तकलीफ होती है। तो अगर वो रीज़न अगर हम ठीक कर देते या फिर वो जो कारण है उसको अगर हम अच्छी तरह से कंट्रोल में लाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल में आता है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और एक आता है दैट इज कॉल्ड एज गेस्टेशनल, जो प्रेगनेंसी में देखते हैं। प्रेगनेंसी में अगर वो लेडी का वेट अगर काफ़ी ज़्यादा है या फिर अगर उसको उस टाइम कुछ स्ट्रेस हो गया, कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो कभी कभी गेस्टेशन में टाइम में भी उनको बीपी बढ़ता है, जैसे ही वो डिलीवरी हो जाता है वो नॉर्मल आ जाता है, तो उनको आगे जाके ख्याल रखने के लिए बोलते हैं हम। क्या डायबिटीज का भी इससे कोई कनेक्शन रहता है? डायबिटीज और हाइपरटेंशन हैंड इन हैंड ही जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज में जो शुगर बढ़ता है वो भी हमारा खून में बढ़ता है। तो ऐसा बोला जाता है कि एवरी डायबिटिक इज फ्यूचर हाइपरटेंसिव एंड एवरी हाइपरटेंसिव इज फ्यूचर डायबिटिक, क्योंकि दोनों का कारण हमारे खून से जो रिलेटेड होता है कि खून का गाढ़ापन बढ़ना। जैसे डायबिटीज में शुगर बढ़ता है वैसे हाइपरटेंशन में सॉल्ट, मतलब सोडियम है, वो मेरे खून में बढ़ता है और वो थिक हो जाता है। नॉर्मली हमारा जो ब्लड है वो थिन कहा जाता है और उसको पतला रहना ही अच्छा होता है। अगर वो थिक होता है तो हार्ट का प्रेशर बढ़ता है उसको धकेलने के लिए, हाँ, और वो मेरे जो आर्टरीज है उसका जो रिलैक्सेशन होना चाहिए, जो कॉन्स्ट्रिक्शन होना चाहिए, आर्टेरियल वॉल्स होते हैं वो भी थिक हो जाते हैं, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो अच्छी तरह से नहीं होता है और वो प्रेशर भी हार्ट को सहना पड़ता है और वो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो डायबिटीज का डायरेक्ट संबंध है। जी डॉक्टर, अगर हम पहले की बात करें तो पहले देखा जाता था कि 50 इयर्स के ऊपर, हाँ, मतलब ये बूढ़े लोगों का समझा जाता था या फिर एल्डरली लोगों का समझा जाता था, उनको हार्ट इश्यूज होते थे। राइट। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको हार्ट इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर रिसेंटली अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज थे जो जिम कर रहे थे, उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो ये जो चीज है ये इतना क्यों बढ़ रही है? जिम को, एक्सरसाइज को तो हम बहुत हेल्दी मानते हैं, तो इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? यस, इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब ये एक तो अभी जो देखा गया है, जो अभी जो हमने वैक्सीन का जो कंजम्पशन किया, अगर वो वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी इसमें दिखना शुरू हो गया, जो अभी नया रिसर्च आया है, तो उससे ब्लड क्लॉट होता था। बहुत सारे लोगों को जिनको कोरोना हुआ था तो उनको डॉक्टर ने भी बोला था और मेडिकल कम्युनिटी बताया गया था कि आपको अगर कोरोना हुआ है तो कुछ साल भर या फिर कुछ महीनों तक आपको एंटीकोएगुलेंट्स, मतलब आपको खून को पतला रखने वाली दवा उसके लिए रखनी जरूरी थी। तो काफ़ी सारे लोगों को जब कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था और वो ठीक होने के बाद उनका जो कुछ लोगों ने एंटीवायरल लिया, बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड दिया गया उस टाइम, और काफ़ी सारे लोगों को ठीक होने के बाद जो एडमिट थे और जिनको सिम्टम थे उन्होंने वो एंटीकोएगुलेंट अगर अच्छी तरह से नहीं लिया है और इमीडिएटली उन्होंने अगर एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो उन लोगों में ये हार्ट अटैक की समस्या उसमें दिखना शुरू हो गया। सेकंड थिंग है कैसे कि आजकल थोड़ा क्रेज है कि भाई मुझे जिम करना है, मुझे मैराथन जाना है, या फिर मुझे फास्टिंग करना है, या फिर मुझे और कुछ। तो ये कैसे होता है, कभी भी आप कोई मैराथन करते हो या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो या फिर जिम करते हो, यू नीड टू प्रिपेयर योर बॉडी। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट को मुझे अगर अच्छी तरह से प्ले करना है, मैं बहुत अच्छा गिटार बजाता हूँ लेकिन मुझे उसको पहले ट्यून करना पड़ेगा। सो विदाउट ट्यूनिंग, अगर मैं ट्यून नहीं कर रहा हूँ, मेरी बॉडी को मैं वार्म अप नहीं कर रहा हूँ और मैं कल जाके मैं हेवी वेट उठाऊंगा, तो उसका जो तकलीफ है वो हार्ट को उठाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डेथ्स होते हैं अपने कैपेसिटी को बिना पहचाने, अगर मैं कुछ ज़्यादा उसमें पुश कर देते या फिर मेरे लिमिट को एक्स्ट्रा ये करने के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म, बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है,
हमारी बॉडी एक दिन में डेवलप नहीं होती, हमारे मसल एक दिन में डेवलप नहीं होते। हमें हमारी कैपेसिटी क्या है उसके हिसाब से हमें धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। उसके जो रिपीटेशंस होते हैं, रोटेशंस होते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना बॉडी कम समय में किया, आप इसका अपने बॉडी अच्छी तरह से डेवलप करने के बाद उसको मेंटेन कितने समय तक किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे लोगों को आज क्या होता है, और ये पर्टिकुलरली मैं जब यंग जनरेशन में देखता हूँ, उनको सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में चाहिए। तो थोड़ा पेशेंस इसके लिए ज़रूरी है। और हार्ट के बारे में जब बोलते तो हार्ट का प्रेशर ये बस आपका हार्ट के रिलेटेड नहीं होता है। हार्ट से जो आर्टरी है जिसको हम धमनी बोलते हैं, वो अगर हम देखते हैं तो वो कुछ लाख किलोमीटर की धमनियाँ हो सकती है। जैसे पूरे देश भर में जैसे रास्ते होते हैं और हर एक रास्ते के उसके अलग अलग रोड्स के जो पार्ट्स होते हैं, हाँ वैसे ही हमारे शरीर का सिस्टम है। तो मुझे जब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो मुझे रास्ता पूरा खुला चाहिए, बहुत सारा रुकावट है बीच में, तो उसका डायरेक्ट प्रेशर वो हार्ट के ऊपर आ जाता है। तो कभी भी कोई एक्सरसाइज में हेवी एक्सरसाइज करता हो तो पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ हेवी एक्सरसाइज किसी मैराथन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू नीड टू स्क्रीन योर सेल्फ। आपका स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, आपका HSCRP का लेवल कितना है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, वो आप चेक करके मैं कितना एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कर सकता हूँ, कार्डियो कितना कर सकता हूँ, मसल स्ट्रेंथनिंग कितना कर सकता हूँ, ये स्क्रीन करके अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। क्या इसके लिए किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ती है? ट्रेनर्स की भी ज़रूरत है। और मेरा तो कहने का है, सबसे पहले ये अगर आपको टालना है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप पहले ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करो, जो हमें हमारे एंशिएंट साइंस में सिखाया गया है कि यू नीड टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग फर्स्ट। तो योगा, मेडिटेशन या फिर आप जो वार्म अप एक्सरसाइज होते हैं उसको आप पहले करना है। और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद स्ट्रेचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जिम पे गए, बॉडी इतने जल्दी प्रिपेयर नहीं होती है। जैसे आप एक्सेसिव एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हो तो बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो बॉडी को पहले ट्यून में लाना है, ट्यून में लाने के बाद फिर एक्सरसाइज करना है, वो धीरे धीरे बढ़ाना है। एंड वंस यू फिनिश योर एक्सरसाइज यू हैव टू डू स्ट्रेचअप करना है और फिर बॉडी को फिर से कूलिंग जैसा इफेक्ट देना बहुत जरूरी है। अगर ये मैं स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहा हूँ तो वो प्रेशर वहाँ पे ही बना रहता है और वो कभी कभी हार्ट अटैक के इसमें, और बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो अनरिकॉग्नाइज होता है। उनको लगता है कि वो साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है, कि मुझे वो तकलीफ हो रही है, हाँ ठीक था और मुझे कुछ नहीं है, इसमें ही वो टाइम निकल जाता है। और जब वो आता है वो इमीडिएटली हमें हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट की तरह दिखता है। बॉडी कुछ ना कुछ तो सिम्टम दिखाती है, ऐसा नहीं है कि हर एक को चेस्ट पेन ही होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% जो हार्ट अटैक के पेन आते हैं वो इसमें नहीं होते। वो पेन इधर आपके लेफ्ट हैंड को रेडिएट होता है, कभी कभी आपके जॉ के लगता है, किसी को लगता है मुझे ऐसे मतलब जैसे नेक पेन हो रहा है, या फिर मुझे मतलब डेंटल जैसे पेन होता है वैसे कुछ होता है। कुछ लोगों को राइट साइड का ईयर में पेन लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेडिएटिंग पेन होता है, वो पेन हार्ट के रिलेटेड होता है, लेकिन वो उसको लगता है कि मुझे नेक पेन हो रहा है, वो डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। 99% इसमें ये केस में होता है, ये समस्या होती है। जी बिल्कुल।